जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का मिशन सक्सेस क्लास पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग को बिहार पुलिस कांस्टेबल 2026 का रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। हम लोग का एक सेट पूरा हो चुका है। आज हम लोग लेकर आए हैं सेट नंबर 2। हम लोग सेट का सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं करते हैं, उसके साथ साथ आप लोग को पूरा फुल डिस्कशन किया जाता है। यहाँ पर पहला सेट जो खान सर का करवाए थे उसमें हम आप लोगों को डिस्कशन नहीं करवाए थे, तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि डिस्कशन को क्यों नहीं करवा रहे हो, आंसर और क्वेश्चन तो बुक में ही लिखा हुआ है। तो इसीलिए इसी को सोचकर हम आप लोग का डिस्कशन फुली यहाँ पर 100% डिस्कशन करवाएंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा वीडियो में, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए, इसका वॉल्यूम 1 है, अगर वॉल्यूम 2 है तो उसका भी कराया जाएगा। मान लीजिए अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2026 का किरण पब्लिकेशन का बुक आएगा, यूनिक का है, जगदेव सर का है, ज्ञान बिंदु, जीएस अकेडमी, ये सब जितना बुक बचा हुआ है आपका रोज सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। सभी बुक का इसी चैनल पर सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर और बिहार पुलिस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसका वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा आप लोग को। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें टोटल कितने सेट हैं, तो इसमें 26 सेट है, ठीक है। कितने सेट है दोस्तों? 26 सेट है। ये पीवाईक्यू नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट है। रुक्मणी का पीवाईक्यू भी मार्केट में है, लेकिन वो नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आप अभी बताएं आप लोग को ये कौन सा सेट है? सेट नंबर 2 है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, सेट नंबर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग का है, देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नीचे यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, जिन्हें अभिकथन ए और का कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चिन्हित कीजिए। ओके, अभिकथन ए में है ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के साथ क्या करता है? कारण आर है कि ऑप्टिकल फाइबर के कोर का अपवर्तनांक उसके क्लैडिंग का अपवर्तनांक से अधिक होता है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगर बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में, तो ऑप्टिकल फाइबर मृग मरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर हो गया यहाँ पर, एम से मृग मरीचिका हो गया। और बात करें हीरे का चमकना, एच से हीरे का चमकना, ये तीनों किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये तीनों ऑप्टिकल फाइबर का उदाहरण है। अगर बात करें हीरे के बारे में बात करें, तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। चलिए ये रहा आप लोग का डिस्कशन। यहाँ पर ये भी याद कर लीजिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर के कोर का अपवर्तनांक जो होता है ना, उसके क्लैडिंग का अपवर्तनांक से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के पास आते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, देखिए पहला कथन है कि किसी पिंड का भार ध्रुव पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। दूसरा कथन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण एनर्जी का मान घटता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, ऑप्शन सी में है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी में है न तो 1 और न ही 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगर बात करें कि किसी भी पिंड पर, अभी मान लीजिए कि कोई वस्तु है, अगर वो ध्रुव पर जाएगा तो उसका अधिकतम मान कहाँ पर होगा? ध्रुव पर होगा। किसी भी वस्तु का अधिकतम मान कहाँ पर होता है? ध्रुव पर। अधिकतम कहाँ पर मान होता है उसका? तो अधिकतम मान होता है उसका ध्रुव पर। और न्यूनतम मान, किसी भी वस्तु का न्यूनतम मान कहाँ पर होता है? तो न्यूनतम जो मान होता है ना, वो भूमध्य रेखा पर होता है। न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर होता है और अधिकतम मान कहाँ पर होता है? ध्रुव पर होता है। अगर बात करें, अगला पॉइंट इसका याद करने वाला क्या है, तो कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? पूछ देगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो जी का मान घटता है। क्या होता है? जी का मान घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है पहले जितना ही रहेगा, बी है 2 गुना हो जाएगा, सी है 4 गुना हो जाएगा, डी है 1/4 गुना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 गुना होगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका डिस्कशन क्या है? देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को रेजिस्टेंस प्रतिरोध निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो। क्या होता है? रो लंबाई अपॉन क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लंबाई कितना दिया है दोस्तों? 2 दिया है। कितना दिया है? 2 दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 2 दिया है, तो मतलब 2L यहाँ पर मान लेते हैं। और क्षेत्रफल दिया है आधा, तो आधा को a/2 मान लेते हैं, मतलब 1/2 मान लेते हैं, ठीक है। तो r बराबर इतना दिया है, तो इतना दिया है तो 2/1 कर देंगे इसको, और गुने 2/1 कर देंगे, प्लट देंगे। यहाँ पर देखिए बराबर कर दीजिए, 2/1 ऊपर से हो गया, इसको प्लट देंगे तो 2/1। इतना भी में आप लोग कमजोर नहीं होगा। और देखिए 2 में मल्टीपल कर देंगे तो 4 कर देंगे, तो इसलिए 4 गुना आप लोग का आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है चौथा, कि नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए।
अभी कथन क्या कह रहा है आप लोग का कि ठोस में ध्वनि की गति गैसे की तुलना में अधिक होती है, बी। अब कारण आर क्या है कि गैसों की तुलना में ठोसों में प्रत्यास्थता और घनत्व अनुपात अधिक होता है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए में है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसमें याद कर लीजिएगा कि जो ठोस में ध्वनि होती है ना वो सभी माध्यमों से अधिक होती है। और बात करें कि गैसों की तुलना में ठोस की प्रत्यास्थता और घनत्व अनुपात अधिक होता है। गैस की तुलना में ठोस में जो होता है प्रत्यास्थता और घनत्व अधिक होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, ध्वनि तेज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। और कथन 1 है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन समूह की वैद्युत ऋणात्मकता उनके संबंधित आवर्त में सबसे कम होती है। और कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों, डी में है न तो 1 और नहीं 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, देखिए अगर बात करें कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाइएगा ना, बाएं से दाएं जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा। क्या होगा? देखिए एक सेकेंड का बस 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। हाँ आ गया। देखिए अगर बात करें कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा। देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है, लेकिन किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पूछ देगा। अगर परमाणु त्रिज्या चाहे परमाणु आकार पूछ देगा तो परमाणु त्रिज्या का होता है, परमाणु त्रिज्या घटता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। परमाणु त्रिज्या का होगा दोस्तों, तो परमाणु त्रिज्या घटेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा। उसी तरह मान लीजिए कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगा, ऊपर से नीचे जाइएगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। क्या होगा? परमाणु त्रिज्या का होगा बढ़ेगा। लेकिन अगर बात करें बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा? घटेगा। ये दोनों बात याद रखिएगा क्योंकि हर सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर बात करें कि हाइड्रोजन समूह की वैद्युत ऋणात्मकता उनके संबंधित आवर्त में सबसे कम होती है। कथन 2 पर इसका आंसर बता दिए ना जी आपको। इसका आंसर दोनों होगा, अब पहला बता चुके हैं। हाइड्रोजन समूह की वैद्युत ऋणात्मकता उनके संबंधित आवर्त में सबसे कम होती है। नहीं, ये जो हाइड्रोजन समूह की वैद्युत ऋणात्मकता उनके संबंधित आवर्त में सबसे कम होती है। और सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ है। ठीक ना, ये वही तो सोचे कि कैसे मिस हो गया। देखिए हाइड्रोजन समूह की वैद्युत ऋणात्मकता उनके संबंधित आवर्त में सबसे कम होती है। नहीं, ये बात गलत है। कौन सा? ये बात गलत है आप लोग का। इसका राइट आंसर आप लोग का ए होगा। ये बात ए होगा, केवल एक सही है। ये दूसरा जो कथन है एकदम सही नहीं है। हाइड्रोजन समूह की वैद्युत ऋणात्मकता उनके संबंधित आवर्त में सबसे कम होती है, ये बात एकदम गलत ही है। क्या है? जैसे कि हाइड्रोजन समूह की वैद्युत ऋणात्मकता उनके संबंधित आवर्त में सबसे अधिक होती है। और सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन है। ठीक ना, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इस युग में सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है बॉक्साइट का एल्युमिनियम, सिनेबार, पारा, गैलेना, सीसा, पिंचब्लेंड, लोहा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिंचब्लेंड जो होगा लोहा का अयस्क नहीं होता है। पिंचब्लेंड जो होता है ना, ये यूरेनियम का अयस्क होता है। क्या इसका अयस्क होता है? यूरेनियम का अयस्क क्या होता है? पिंचब्लेंड होता है। और लोहा का अयस्क क्या होता है? लोहा का अयस्क होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। एल्युमिनियम का अयस्क तो बॉक्साइट दिया हुआ है। पारा का अयस्क सिनेबार याद कर लीजिएगा। सीसा का अयस्क गैलेना याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की 16 मई 2026 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल का उप विजेता कौन है? उप विजेता की बात कर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है, ये देखिए इसका राइट आंसर, देखिए अब क्वेश्चन बोलेंगे उसका राइट आंसर बोलेंगे, उसके बाद डिस्कशन कराएंगे। ऑप्शन बोल रहे हैं तो ज्यादा टाइम लग रहा है। 16 मई 2026 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल का उप विजेता कौन है? इसका राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इसका आंसर होगा। अगर बात करें उप विजेता तो जान गए, तो इसमें विजेता कौन बने हैं? तो इसमें विजेता की बात करें तो विजेता के बारे में हम आपको बता रहे हैं। विजेता कौन बने हैं? इसमें विजेता कार्नोडो और मार्थिन बने हैं। कौन बने हैं? कार्नोडो, मार्थिन यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग सुनकर लिख लीजिएगा अपने सेट पर, चाहे अपने प्रैक्टिस करने के लिए। कार्नोडो और मार्थिन विजेता बने हैं और उप विजेता सात्विक साई रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बने हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां कि मई 2026 में चर्चा में रहा नौ जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश मुख्य रूप से किस देश का एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है? तो नई मुजाहिदीन बांग्लादेश
बांग्लादेश जो है ना, ये किसका है, तो बांग्लादेश का ही है। किसका है, आतंकवादी संगठन, तो ये जो है बांग्लादेश का ही आतंकवादी संगठन है। और बात करें पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन का नाम है क्या है, तो लश्कर-ए-तैयबा। कौन सा है, लश्कर-ए-तैयबा कहाँ का आतंकवादी संगठन का नाम है, लश्कर-ए-तैयबा। लश्कर-ए-तैयबा जो है पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन का नाम है। देखिए दोस्तों, लिख रहे हैं तो हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है, अब बोल देंगे, आप उसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 32वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा, कामी रीता शेरपा। ये 32वीं बार चढ़ चुकी है। और पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन चढ़ चुकी है माउंट एवरेस्ट पर, तो सबसे ज़्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड इन्होंने ही बनाया है। किसने, कामी। सबसे ज़्यादा बार कौन चढ़ी है, तो कामी रीता शेरपा ने ही चढ़ी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। 15 साल पहले देखिए, मैथ का हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता देंगे, ठीक ना। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 75 साल। कौन सा होगा, 75 साल। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो जुइला द्वारा किन किन को जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 12 का कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ता है। कश्मीर की राजधानी कहाँ पर है, श्रीनगर। एक सेकेंड, कश्मीर की राजधानी कहाँ पर है, कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। कश्मीर की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों, श्रीनगर। और बात करें लद्दाख की राजधानी कहाँ पर है, लद्दाख की लेह। तो जो जिला दर है ना, तो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, और चाहे कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, दोनों बात एक ही हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग मिलान करने वाला है, इसको ध्यान से देख लीजिए। एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा है आपको चार ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देख लीजिए, और इसका हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको मिलान कर लीजिए, इसको मिलान करके याद कर लीजिएगा। चलिए इसको मिलान करते हैं, तो अनुच्छेद 51 का ए किस में मिलेगा, इस अनुच्छेद 51 का भारत के संप्रभुत्व को अक्षुण्ण रखना है, इसमें मिलेगा। अब बात करें अनुच्छेद 51 एक एफ किस में मिलेगा, तो अनुच्छेद 51 एक एफ जो है समृद्ध विरासत के महत्व दोनों ओर संरक्षित करना हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ इसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा, इसी मिलेगा। और बात करें अनुच्छेद 51 एक की किस में मिलेगा, तो ये मिलेगा आप लोग का 1 में। किस में मिलेगा, 1 में मिलेगा। चलिए अनुच्छेद 51 ए आई किस में मिलेगा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये किस में है, अनुच्छेद 51 ए के आई में। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, ओके। अगला क्वेश्चन तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कारकोट राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला कथन है कि दुर्लभ वर्धन, जिन्हें प्रागैतिहासिक के नाम से भी जाना जाता है, इस राजवंश संस्थापक थे। दूसरा है ललितादित्य मुक्तापिंड ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। तीसरा है वर्षद्वितीय के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्र विस्तार हुआ। डी है। चौथा है मतलब कि जयपीड ने अत्यधिक कर लगाया, जिससे उनका शासन कमजोर हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा कि कारकोट राजवंश संस्थापक कौन है, दुर्लभ वर्धन। इनको किस नाम से जाना जाता है, प्रागैतिहासिक के नाम से जाना जाता था। और बात करें कि अनंतनाग में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ललितादित्य मुक्तापिंड ने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक ना। और बात करें कि अत्यधिक कौन सा ऐसा शासक है जिन्होंने कारकोट राजवंश का कौन सा ऐसा शासक है जिन्होंने अत्यधिक कर लगाया जिससे उनका शासन कमजोर हो गया, तो शासक का नाम है जयपीड, ठीक है। ये जो वर्षद्वितीय के शासन काल दक्कन में क्षेत्र विस्तार हुआ, ये बात ये गलत है, ठीक है। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के पास, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना % भाग आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7% भाग जो होता है किसके अंतर्गत आता है, और वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर बात करें 2011 से लेकर 2023 तक, अगर बात करें कि 2011 से लेकर 2023 तक बिहार में कितनी % भूमि बढ़ी है, कितना किलोमीटर भूमि बढ़ा है, तो 689 किलोमीटर भूमि बढ़ा है। कितना किलोमीटर भूमि बढ़ा है दोस्तों, 689 किलोमीटर भूमि बढ़ा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि शिशु तरुण तथा किशोर नामित उपक्रम संबंधित है, किससे है, तो शिशु तरुण तथा जो किशोर है ये मुद्रा बैंक से संबंधित है। किससे संबंधित है, मुद्रा बैंक से संबंधित है। चलिए अगर बात करते हैं आप लोग को कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब लॉन्च किया गया है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल कब लॉन्च किया गया है, 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब लॉन्च किया गया है, 8 अप्रैल 2015 को। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग का है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35 वर्ष। देखिए अगर बात करें राष्ट्रपति, क्या करें, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया,
उपराष्ट्रपति हो गया, अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, तीनों का न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 साल चाहिए, लेकिन पीएम, प्रधानमंत्री बनने के लिए एज कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित में से मतलब मिलान करने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको हम मिलान करवा दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले बता दें, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए पहले मिलान करवा देते हैं, ठीक ना। अगर बात करें एक्विवेरियन अभ्यास, एक्विवेरियन अभ्यास जो होता है, आप लोग आंसर इसका दे लीजिएगा। अब हम चलिए इसका मिलान कर रहे हैं। एक्विवेरियन चाहे एकता अभ्यास दोनों हो गया, भारत और मालदीव के मध्य होता है। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के मध्य होता है। वरुणा नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है। धर्म का जीवन अभ्यास भारत और जापान के मध्य होता है। ये डायरेक्ट आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 का ए, बी 2 का बी, 3 का क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का हाँ। ऑप्शन इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसको मिलान कर लीजिएगा, थोड़ा दिक्कत हो रहा था, मिलान कर दिए हैं। ये अभ्यास एकदम याद कर लीजिएगा, अभ्यास से पूछ रहा है। एक्विवेरियन चाहे एकता अभ्यास दोनों मालदीव में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो बोलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के मंडल 9 के विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हम बता दें, इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? ऋग्वेद में किसका जिक्र है? तो ऋग्वेद में सोम देवता का जिक्र है। ऋग्वेद के 9वां मंडल में सोम देवता का जिक्र है, और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र है। ऋग्वेद के 10वां मंडल में किसका जिक्र है? पुरुष सूक्त का जिक्र है। ऋग्वेद के 3रा मंडल में किसका जिक्र है? तो ऋग्वेद के 3रा मंडल में जिक्र है आप लोग गायत्री मंत्र। 3रा मंडल में किसका जिक्र है? गायत्री मंत्र का 3रा मंडल में जिक्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का सी, अनुच्छेद आर्टिकल 44 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अगर बात करें तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? तो 65 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगी, यह वाक्य कौन सा है? तो हम कल ही वीडियो में बताए थे कि जिस भी, चलिए पहले इसका आंसर सुन लीजिए। 22 का आंसर हो जाएगा आप लोग का संयुक्त वाक्य, ठीक है। और बात करें कि सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगी, जिस भी सेंटेंस में और आ जाएगा, तथा आ जाएगा, एम आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा, किंतु परंतु रहेगा, तो ये सब जो होगा कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। लेकिन किसी भी वाक्य में अगर जब तक, तब तक, ये सब रहेगा तो वो जो होगा मिश्र वाक्य होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ अब हम आप लोग को बोली कर डिस्कशन कराएंगे, लिख कर डिस्कशन नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम लग जा रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखिए कल भी इसका भी ट्रिक बताया था सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने का। पहले इसका आंसर सुन लीजिए। इसका आंसर होगा राम ने मीठा सेब खाया, ये जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए जिस भी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो अगर उसमें क्या का जवाब मिल जा रहा है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और जिस भी सेंटेंस को पढ़ने में क्या का जवाब नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं कि राम ने मीठा सेब खाया, तो क्या खाया? तो मीठा सेब खाया, तो इसमें क्या का जवाब मिल गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दही जो है पुल्लिंग है, लेकिन कॉफी, लस्सी और चाय स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कड़ी मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं, रेखांकित पद समूह में कौन सी प्रकार का पदबंध है? यहाँ पर रेखांकित किस पर किया गया है? छात्र पर किया गया। किस पर किया गया है? छात्र पर किया गया। तो छात्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा हो जाएगा। छात्र कौन सा पदबंध हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है। चलिए अगर बात कर रहे हैं कि लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी है। जंग लगना और प्रक्रिया में लोहा इलेक्ट्रॉन खोता है और उसके ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सतह आर का सही स्पष्टीकरण है। इसमें याद करने वाला बात क्या है कि लोहे पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है और इसमें लोहा जंग लग जाता है तो क्या होता है? इसमें तो इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या होता है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। कोई नॉर्मल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन खोएगा तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में विचार करना है। एल्किन, देखिए इसका राइट आंसर बता देते हैं सबसे पहले। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि दूसरा कथन जो है गलती हो जाएगा, ठीक ना। ये जो गलती लिखा है एल्काइन का सूत्र CnH2n+2 नहीं होता है, CnH
H2N माइनस CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है, एल्काइन का सूत्र है। एल्किन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एल्किन में डबल बॉन्ड होता है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन याद करने वाला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 28 के पास है कि जब कोई प्रबल अम्ल किसी धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो उत्पाद के रूप में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, धातु के कार्बोनेट। जब कोई भी अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। नीचे दिए कथन ए और आर के लिए सही विकल्प चुनिए। और चलिए इसका कथन है ए है और आर है, इसके सही विकल्प। और कथन है कि लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघातिया की थैली कहा जाता है। आर है कि इनमें शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होती हैं जो झिल्ली फटने पर स्वयं कोशिका को नष्ट कर देती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसमें याद कर लीजिएगा कि लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, झिल्ली फटने पर स्वयं को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको आत्मघातिया की थैली कहते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा। ये ऐसा डिस्कशन आप लोगों को कहीं पर नहीं कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है आप लोग का कि मानव अंतःस्रावी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में विचार करना है। तो अगर बात करें, पहला कथन है कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं के स्रावित होता है। दूसरा कथन है कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में आकार में वृद्धि हो जाता है, जिसे घेंघा रोग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें सिर्फ एक ही सही है, पहला जो कथन है ये गलती है। जो इंसुलिन हार्मोन है ना, वो लैंगर है इकाई के बीटा कोशिका से निकलता है, अल्फा कोशिका से नहीं। किससे निकलता है? बीटा कोशिका से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। न्यूक्लिक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए में पाया जाता है, लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा यूरेसिल। जो यूरेसिल जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में 4 क्षारक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन? एटीजीसी। डीएनए में कौन क्षारक पदार्थ पाए जाते हैं? 4। कौन कौन? एटीजीसी। ए से क्या हो जाएगा? एटीजीसी। ऐसे क्या हो जाएगा आप लोग का? ए से होगा एडेनिन, टी से थाइमिन, जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अपर लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अपर लेक जो है आप लोग का भारत के मध्य प्रदेश में स्थित। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर बात करें कि जहाँ नौसेना ने अपना केंद्र का मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, और देखिए अपर लेक मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर क्या हुआ है, तो नौसेना अपना केंद्र का उद्घाटन की है। ठीक है, और बात करें नौसेना के बारे में, तो नेवी के नया हेड कौन बने हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन नेवी के नया हेड बने हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए अब लिख नहीं रहे, आप डायरेक्ट हम आप लोगों को बोल दे रहे हैं, आप वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। ठीक है, कृषि मंत्रालय द्वारा 2026 में डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश भर के किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उस योजना का नाम एग्रीस्टेटिक किसान पहचान पत्र है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित आदिवाणी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का जो आदिवाणी है ना, एक एआई संचालित बहुभाषी मंच है। क्या है? एक एआई संचालित बहुभाषी मंच है। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35 जो है, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का भी राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साम्य राष्ट्रीय आय तब होता है जब समग्र आपूर्ति ... के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। साम्य राष्ट्रीय आय तब होता है जब समग्र आपूर्ति जो होती है समग्र मांग के बराबर होती है, तो उसे साम्य राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब बात करें कि राष्ट्रीय आय का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय का जन्मदाता साइमन कुजनेटस को कहते हैं। किसको? राष्ट्रीय आय का जन्मदाता किसको कहते हैं? साइमन कुजनेटस। राष्ट्रीय आय का जन्मदाता कौन है दोस्तों? साइमन कुजनेटस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को डैश निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। अच्छा, किस नदी को जमुना नदी के रूप में बांग्लादेश में जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। और बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो इनको तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो तिब्बत में कहते हैं। अगर बात करें इसको अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए 1977 में। अगर बात करें अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुआ था? तो अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 40 नंबर कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है तो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के
नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किस भाग में है? तो इस भाग 4 में इसका जिक्र है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कितने अनुच्छेद आते हैं? तो 36 से 51 अनुच्छेद आते हैं। और बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और बात करें कि आयरलैंड के संविधान ने नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान ने नीति निर्देशक तत्व को स्पेन से लिया है। ठीक है, अगर भारत पूछेगा तो भारत जो है आयरलैंड से लिया है, लेकिन आयरलैंड कहाँ से लिया है? तो ये स्पेन से लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि अंग्रेज ने औपचारिक रूप से 10 वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज ने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1856 में अंग्रेज ने औपचारिक रूप से अवध पर कब्जा कर लिया। अच्छा, अगर बात करें कि उस जब अवध पर कब्जा किया तो उस समय अवध के नवाब कौन थे? चाहे उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्न में से कौन सा झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो रेणुका झील है केरल में नहीं है। ये रेणुका झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वर्तमान में नाटो में कितने देश हैं? इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं 43 का। तो वर्तमान में नाटो में आप लोग का हो जाएगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 देश है। नाटो में कितना देश है? 32 देश है। और 32वां देश का नाम क्या है? तो स्वीडन है। 31वां देश का नाम है फिनलैंड। और बात करें नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आते हैं। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कर्नाटक में। केगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तारापुर जैतापुर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। अगर बात करें कि काकरापार कहाँ पर है? गुजरात में। और रावतभाटा कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं के समय के क्रम में पहली से बाद की ओर रखे। तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। तो इसका राइट सबसे पहले बोस्टन की टी पार्टी होता है। तो बोस्टन टी पार्टी किसमें है? दू में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। बोस्टन की टी पार्टी सबसे पहले होगा, उसके बाद स्वतंत्रता का घोषणा पत्र होगा, उसके बाद पेरिस की संधि होगा, उसके लास्ट में संविधान निर्माण होगा। बोस्टन की टी पार्टी कब हुआ था? बोस्टन की टी पार्टी जो हुआ था 1773 में हुआ था। कब हुआ था? 1773 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अशोक ने धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारी नियुक्ति की है। अशोक ने धर्म के प्रचार, इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। कौन सा सही नहीं है पूछ रहे हैं ना। तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक ने पुराणों की रचना को प्रोत्साहन किया। ये बात सही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तीनों जो बात है एकदम सही है। शिलालेख का भी अशोक ने अभी प्रयोग किए थे। धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारी भी अशोक ने नियुक्त किए थे। अशोक ने धर्म के प्रचार के माध्यम से भी अपना साम्राज्य को इकट्ठा रखने का प्रयास किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के रचयिता कौन है? गोदान के रचयिता, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जो है गोदान के रचयिता है। मुंशी प्रेमचंद के और याद रखिए गबन के रचयिता भी कौन है? मुंशी प्रेमचंद रहे। कर्मभूमि, रंगभूमि, इस सब के रचयिता भी कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। सेवा सदन, निर्मला, ईदगाह, इसका भी रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका देखिए, इसका हम डायरेक्ट आप लोग को राइट आंसर बता दे रहे हैं। ठीक ना, 48 नंबर क्वेश्चन का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप लोग आंसर दे दीजिए, हम आंसर बता रहे हैं, वीडियो रोक के आंसर दे दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना नॉर्मली सी बात है कि धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब कि बहुत दिन पर दिखाई देना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब आवश्यकता से बहुत कम। आग बुला होना मतलब बहुत क्रोधित होना। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हम बता दें आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा आप लोग का सी, आशीर्वाद जो है एकदम सही बात है। आशीर्वाद कैसे लिखा? आशीर्वाद को टूटेगा तो कैसे लिखाएगा? आशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद टूटेगा तो ये आशी प्लस वाद के रूप में बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो नीलकंठ शब्द में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुब्रीहि। देखिए कोई भी समास की बात करें तो जो भी समास जिस शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद जो होता है ना, दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता है, दोनों को मिलाकर कोई तीसरा नया शब्द बन जाता है तो उसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे में नीलकंठ है, नीलकंठ किसके ओर इंगित कर रहा है? शिव को ओर इंगित कर रहा है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया। कितना टाइम लगेगा? टाइम देखिए 28 मिनट लग गया गाइज। अभी हम लोग को 12 मिनट में और 50 क्वेश्चन, कम से कम 40 मिनट में क्वेश्चन खत्म करना है। चलिए इस थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं और 51 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आप लोग का कि पादप उत्तर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। जाइलम में परिवहन हमेशा बहुदिशीय होता है, ये बात एकदम गलती है। जाइलम में परिवहन जो होता है एक दिशीय होता है और फ्लोएम में परिवहन बहुदिशीय चाहे द्विदिशीय होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित रोगों में पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को बता दें हम आप लोग को, इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 3
1 और 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का ट्रिक कौन सा है, तो इसका ट्रिक है डीएम पिक्के सिंह। क्या हो जाएगा इसका ट्रिक, डीएम पिक्के सिंह। ये सब जो होता है किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ से होता है। डी से डायरिया, एम से मलेरिया, पी से पायरिया, के से कालाजार, ए से सिंह से जो हो जाएगा आप लोग का सोने वाला रोग हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के समय में अभिकथनीय और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को आईपी एड्रेस विशिष्ट होता है। कारण आर है कि एमएसी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया गया एक तार्किक एड्रेस है। इसका राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ए सही है परंतु आर गलती है। ठीक ना, ये जो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को आईपी एड्रेस से विशिष्ट होता है, ये बात सही है। एमएसी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईसीपी द्वारा दिया गया एक तार्किक एड्रेस है। ये जो है तार्किक एड्रेस नहीं है, ये भौतिक एड्रेस है। एमएसी जो है ना तार्किक एड्रेस नहीं है, ये बात गलती है। कैसी एड्रेस है, ये भौतिक एड्रेस है। देखिए लिख नहीं रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग जा रहा है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों को उनके एक्सेस गति के आधार पर घटते क्रम में सजाना है। तो इसका मतलब सबसे पहले बड़ा रखना है, सबसे पहले बड़ा रखना है। तो इसका राइट आंसर सुन लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले कैश मेमोरी आएगा, उसके बाद रजिस्टर आएगा, उसके बाद मुख्य मेमोरी आएगा, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में अनुवादित कर देता है। ऊपर कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए है नेटवर्क पर अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए पासवर्ड का अनुमान लगाना। बी है, देखिए इसका आंसर हम बता देते हैं राइट। इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी, एक विश्वसनीय संस्था का रूप धारण करके यूजर्स में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। इसी को क्या कहते हैं, और फिशिंग कहते हैं। अगर बात करें कि नेटवर्क पर अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए पासवर्ड का अनुमान लगाना, अगर आप पासवर्ड का अनुमान लगा रहे हैं और नेटवर्क पर पहुंचने के लिए, तो उसको ब्रूट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूट फोर्स कहते हैं। फिशिंग और ब्रूट फोर्स के बारे में जान गए। अगला क्वेश्चन नंबर 57 कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे पहले पता चला कि अपनापन जो पुस्तक है किनका है, शिवराज सिंह चौहान का है। इसमें से कथन चुनना है कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों जो कथन है ना एकदम सही है। कौन सा कथन, कि पुस्तक जो लेखक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 वर्षों के व्यक्तिगत और संगठन अनुभवों का वृत्तांत है। इस पुस्तक में 1991 की एकता यात्रा के दौरान हुई घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 58 है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस पूछ रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मई को। कब मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। अब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई 2022 को मनाया गया। कब मनाया गया, 12 मई 2022 को। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI द्वारा अधिसूचित डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्ति के रेटिंग विनिमय 2026 के संशोधित नियम कब से पूरे देश में लागू हो गए, तो ये जो है 13 मई 2026 से लागू हो गए। क्वेश्चन नंबर 60 है मैथ का है, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं। आप रोक के मैथ बना लीजिएगा क्योंकि ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। हम टाइम के कारण आप लोग को नहीं यहाँ पर सोल्यूशन करवा पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 62 है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इसका राइट आंसर होगा 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। आप 15 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों, तो 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय सैन्य IMA बोल रहा है। तो IMA जो है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। IMA कहाँ पर स्थित है, देहरादून है। पुणे के खड़गवासला में क्या स्थित है, तो पुणे के खड़गवासला में NDA नेशनल डिफेंस अकादमी जो है पुणे के खड़गवासला में स्थित है। अगर बात करें नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC कहाँ पर स्थित है, नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC, तो NDC जो हो जाएगा ना दिल्ली में स्थित है। NDC कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 64 है कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा जो है परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर थे। और बात करें कि परमवीर चक्र कब दिया जाता है, तो परमवीर चक्र 26 जनवरी को दिया जाता है। अभी 26 जनवरी को दिया जाता है। 26 जनवरी 2026 को अभी वर्तमान में लेटेस्ट में परमवीर चक्र किनको दिया गया है, 2026 में परमवीर चक्र किनको दिया गया है, तो वो 70 सशस्त्र पुलिस को दिया गया है। किसको, 70 सशस्त्र बल को, किसको दिया गया है, 70 सशस्त्र बल को 2026 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है आप लोग का
कि 42वें भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित हैं। अच्छा, इसका राइट आंसर बताना है कौन सा होगा, 42वें से कौन सा संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का इसमें तो एक ही गलती दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 4 होगा। 1, 2, 4 किस में है, 1, 2 और 4 किस में है, और डी में है, किस में है, डी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगर बात करें कि कौन सा गलती है, तो ये जो तीसरा कथन है एकदम गलती है। कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, नहीं। तो ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं हटाया गया है, इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सी भाषा मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी, बताइए। पहले अनुसूची 8 में कौन सी भाषा थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए, सी और डी जो थी ना, ये 8वीं मूलतः भाषाएं थी। अगर बात करें कि भारतीय संविधान में मूल कितनी भाषा थी, तो मूल 14 भाषा थी। कितनी बढ़ के हो गई है अभी वर्तमान में, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। कब कब कौन कौन सी भाषा बढ़ी है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगर बात करें 21वां संविधान संशोधन में एक भाषा बढ़ी है जिसका नाम है सिंधी। 61वां संविधान संशोधन में 3 भाषा बढ़ी है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब बात करें 92 संविधान संशोधन 61वां में 21वां में सिंधी बढ़ी है, 61वां नहीं है पर 71वां का कौन होगा, 71वां में सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी बढ़ी है। 92 में कौन बढ़ी है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 92 संविधान संशोधन में बढ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, कि किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कानून कौन होता है। तो किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कानून कौन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाधिवक्ता होता है। अगर बात करें कि महाधिवक्ता का जिक्र किस आर्टिकल में है, तो इसका जिक्र जो है आर्टिकल 165 में है। अगर बात करें कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास है, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वांचल पर्वतमाला है। कौन सी है, पूर्वांचल पर्वतमाला है। अब अगर बात करें कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की किस दिशा में है, तो ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 69, बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जातक कथा का नाम से जाता है। जातक कथा किस भाषा में लिखा गया है, तो जातक कथा जो है आप लोग का पाली भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 70 नंबर, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर और डी हो जाएगा। कौन सा होगा, असम और उत्तरी बंगाल। और बात करें सबसे पहला बार चाय की खेती कहाँ पर हुआ था, सबसे पहली बार चाय की खेती असम में हुआ था। कब हुआ था, 1835 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि डेस्क बैकग्राउंड को डैश के रूप में जानता है, बैकग्राउंड के रूप में क्या किसको जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वॉलपेपर। हम लोग वॉलपेपर को ही बैकग्राउंड कहते हैं, बैकग्राउंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, शी वाज कंप्लीटली एंग्रोस्ड हर स्टडीड। देखिए जब भी आप इंग्रोस्ड देखिएगा तो वहां पर क्या लगाइएगा, तो इसका राइट आंसर पहले बता दें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन। जब भी इंग्रोस्ड देखिएगा वहां पर इन लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, इन लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रीफिक्स मिस इंडिकेट, किस कौन सा ऐसे शब्द है जिसमें मिस प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो मिस देखिए यहाँ पर, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा। 1, 3 कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 सही है। जो मिशन और मिसाइल है ना, ये मूल शब्द है। कैसा शब्द है, ये मूल शब्द है, लेकिन यहाँ पर मिस बिहेव में मिस लगा है, स्पेल में मिस लगा है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 72, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एम्बोंडन का सिनोनिम मतलब समार्थक पूछ रहा है। तो एम्बोंडन मतलब होता है त्याग देना, और फोरसेक मतलब होता है छोड़ देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोरसेक। ओके, एम्बोंडन मतलब क्या होगा, त्याग देना, और फोरसेक मतलब छोड़ देना। लिख नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ऑप्शन नंबर ए में है, ज्ञान ही शक्ति है, शक्ति ही ज्ञान है, ज्ञानता अभिशाप है, ज्ञान से सब कुछ मिल जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञान ही शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 76 है, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं आप लोग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सतह आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसमें याद कर लीजिएगा कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का परिमेय हमेशा सीधा होता है। और लिनमैन के 10% नियम के अनुसार एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर तक जाने पर ऊर्जा की मात्रा हमेशा घटती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, जल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक ही बात सही है, दूसरा जो है ना कथन, दूसरा कथन एकदम गलती है। पहला क्वेश्चन कैसे सही है, देखिए जो BOD की मात्रा बढ़ेगा, BOD, एक बात ध्यान रखिएगा, जब BOD की मात्रा बढ़ेगा तो प्रदूषण भी बढ़ेगा, और जब BOD की मात्रा घटेगा, BOD की मात्रा घटेगा तो प्रदूषण भी घटेगा। ये बात याद रखिएगा। इससे बहुत क्वेश्चन आप लोग का पकड़ा जाएगा, क्योंकि BOD से हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि संचार उपग्रह जैसे कि इनसेट श्रृंखला को समय किस कक्षा में स्थापित किया गया है। इनसेट श्रृंखला को आप लोग का भूस्थैतिक कक्षा में रखा गया है।
इंसर्ट के साथ किसको रखा गया है, इंसर्ट के साथ GSAT को भी रखा गया है इसमें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन इसको भी GSAT को भी GSAT को भी रखा गया है भूस्थिति कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 79 है कि हाल ही में विज्ञान की दुनिया में चर्चा में रही क्रिस्पर Cas9 तकनीक का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षित जीन संपादन से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विधि इन सीटू संरक्षण के उदाहरण नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर पहले सुन लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वनस्पति उद्यान जो होगा ये इन सीटू के अंतर्गत नहीं आता है, ये जो एक्स सीटू के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, X2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इन सीटू के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान होगा, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए। ओ कैसा है दिख रहा है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 81 थोड़ा सा आप लोग प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम पढ़ के आप लोगों को सुना दे रहे हैं, ठीक है ना। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका राइट आंसर बता दें। इसका राइट आंसर होगा हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का उत्पादन करना और निर्यात बढ़ाना। इसका राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, फोटो खींचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, चलिए लेकिन हम पढ़ के आप लोगों को सुना दे रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मई 2026 में किस विश्वविद्यालय ने अपना समाज शास्त्र के पाठ्यक्रम के नोट में मोदी तत्व और देशभक्ति का समाज शास्त्र विषय को शामिल किया। मोदी तत्व और समाज शास्त्र को किस में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिल्ली विश्वविद्यालय, बी में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी में है महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी में है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। 83 है कि किसी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2026 शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप को ब्याज मुक्त ऋण देना है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है बिहार, डी में है महाराष्ट्र। तो हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार में शुरू किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपया दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैथ का है, 10,000 की राशि 2 वर्ष में 11,449 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी होगी। तो इसका डायरेक्ट राइट आंसर हम बता रहे हैं। इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 85 क्वेश्चन का माध्यिका निकालना है, तो इसका भी राइट आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 87 कि भारत में स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड लिटन को स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है। 74वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्र के लिए, 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्र के लिए, दोनों संशोधन 1992 में पारित हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से सही है, तो सिर्फ एक सही है। कौन सा सही है, सिर्फ एक सही है, केवल एक सही है। तो केवल एक किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, केवल एक, ओके। और देखिए यहाँ पर कौन सा सही है कि लॉर्ड लिटन को स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है, ये सही है। 74वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ठीक है। शहरी क्षेत्र के लिए कौन सा संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम में पहली बार आया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में यह संविधान आया है। द्वैध शासन को समाप्त भी किया गया था। किसको, भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के तहत द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास कि भारत में बैंकिंग सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर सुन लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग सुधार केवल सरकारी बैंकों पर लागू होता है। नहीं, बैंकिंग सुधार जो होता है ना, निजी, सरकारी और विदेशी तीनों बैंकों पर लागू होता है। लेकिन तीनों बात सही है। नरसिंह समिति 1991 में हुआ था, नरसिंह समिति द्वितीय 1998 में हुआ था, और बेसिल थर्ड मानदंड बैंकों की पूंजी पर्याप्तता से जुड़े हुए हैं। इसको ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसको मिलान करना है, ठीक ना। क्या करना है, मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा, डी हो जाएगा, ओके। और इसको मिलान कर लीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ पर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कहाँ पर है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सिलाचार पोरबंदर। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91 नंबर की, बिहार के पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय, देखिए इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं। इसका राइट आंसर जो है चारों एकदम सही बात लिखा हुआ है, चारों को याद रख लीजिएगा कि बिहार में पंचायती ग्राम त्रिस्तरीय है, पंचायती राज त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। बिहार ने 2006 में महिला के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया है। यह आरक्षण देश में पहली बार बिहार में लागू हुआ है। बिहार में पंचायती राज प्रणाली पहली बार 1961 में लागू हुआ है। देखिए इसमें डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं, किसी चार को अपने डिस्कशन दिया हुआ है, इसमें डिस्कशन करने का फायदा, चारों याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि 92 बात साहित्य के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 4 होगा। 1 और 4 किस ऑप्शन में है,
इसमें 2 सही है, 1 और 4 सही है, तो सिर्फ 2 सही है, केवल 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों गलती है। दीपवंश तथा महावंश तिब्बती बौद्ध इतिहास ग्रंथ गलती है, यह तिब्बत के इतिहास नहीं है, श्रीलंका बौद्ध ग्रंथ का इसका इतिहास है, श्रीलंका बौद्ध ग्रंथ का इतिहास है। और बात करें इसका मिलिंद पन्हों में रुद्रदामन तथा भिक्षुनाक्षन का संवाद है, नहीं, ये बात भी गलत है। मिलिंद पन्हों में रुद्रदामन नहीं, मिनांडर और भिक्षुनाक्षन का संवाद है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका भी देखिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चारों सही है, चारों को याद कर लीजिएगा कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें सभी राज्य उनके केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी सहित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, नामांकित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 93 का। अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, जो सभी शून्यकाल जो होता है ना, भारतीय संसद अभ्यास की देन है। अब प्रश्नकाल क्या होता है? पहला घंटा को प्रश्नकाल कहते हैं, और स्थगन प्रस्ताव सदन का सामान्य कार्य को रोकने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म चलाया है। यह विभिन्न धर्मों को सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर बनाया गया है। इसमें बताइए क्या है? तो ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, आर्य का सही स्पष्टीकरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें याद क्या कर लीजिएगा कि दीन इलाही कब चला गया? 1582 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 96 कि बिहार में रेल नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सही है, उपयुक्त सभी सही है। तो इसको याद करने वाला बात है कि बिहार में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। बिहार से कई महत्वपूर्ण रेल लाइनें गुजरती है। पटना जंक्शन एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 97 कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शी टोल्ड मी दैट शी वाज राइटिंग अ लेटर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, डिलीजेंट का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? मेहनती। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा लेजी। इसका उल्टा क्या होगा? डी, लेजी हो जाएगा। इसका उल्टा आलसी। मेहनती का उल्टा आलसी। क्वेश्चन नंबर 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कि जून 2026 में किस दक्षिण अमेरिका देश में 1 मिनट के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 विनाशकारी डम्बलत भूकंप आए, जिसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। तभी हाल ही में वेनेजुएला में भूकंप है। कहाँ पर आया है भूकंप? वेनेजुएला में। वेनेजुएला भूकंप आया है। तो वेनेजुएला के लोगों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताज शुरू किया गया है। फिर ये किया है, इस बताइएगा आप लोग। वीडियो का वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग का सब बुक यहीं पर कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।